नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य ज्ञान की इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस पार्ट में आप लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसको 2 पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न कैलकुलेशन से संबंधित हैं, इसलिए उसको अच्छे से समझना आपको ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के तौर पे जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? तो सेम प्रश्न है, आपका सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। फिर वही प्रश्न रिपीट है, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो आपका विकल्प सी सही होगा, चार्ल्स बेबेज। आगे कंप्यूटर के विकास से संबंधित प्रश्न है। पूछ रहा है कि पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते हैं और सीआरटी का अर्थ क्या है, यानी यहाँ पर सीआरटी के फुल फॉर्म को पूछ रहा है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये जो सीआरटी होता है ये एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गन होते हैं, जिसमें से बीम फास्फोरेसेंट स्क्रीन पर इमेज को प्रदर्शित करने के लिए फैलाई जाती है। और एक बात और याद रखिएगा, टेलीविजन सेट पर सीआरटी को आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपको यहाँ पर बस टू द पॉइंट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको आप निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें प्रयोग किया जाता है वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? वैक्यूम ट्यूब का, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये जो पहली पीढ़ी की शुरुआत है ये 1946 में, याद रखिएगा, जो एनिएक नामक कंप्यूटर के निर्माण से मानी जाती है। यदि पूछा जाए कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण क्या क्या हैं, तो इसमें अभी आपने पढ़ लिया कि निर्वात नलिकाओं का प्रयोग होता है, यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता है, पंच कार्ड पर आधारित है, और तीसरी बात कि संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता है। ये वैक्यूम ट्यूब जो है ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मेन लक्षण है, याद रखेंगे आप। यहाँ पर जरा चर्चा कर ली जाए कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है, तो अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है वो आधारित है प्रथनकों पर, यानी प्रथनकों का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? वैक्यूम ट्यूब का नहीं, यानी निर्यात ट्यूब का नहीं, बल्कि यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा ट्रांजिस्टर का। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या है, अब जरा एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग होता है, यानी आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो आपका जवाब होगा वीएलएसआई का प्रयोग। वीएलएसआई सर्किट का मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और इसी में माइक्रो प्रोसेसर का भी प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में। अगर पूछा जाए कि पांचवी पीढ़ी में, तो पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। यानी आपने प्रश्न अभी पूछा गया पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी का, हो सकता है कि आपके यहाँ तीसरी पीढ़ी से पूछ लिया जाए, तो आप सीधे बता देंगे कि आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह से कोरिलेट करके प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा कंप्यूटर माउस का प्रयोग डगलस एंगलबर्ट द्वारा किया गया था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। ये जो डगलस सी एंगलबर्ट है, इन्होंने 1960 में माउस का आविष्कार किया था। और याद रखिएगा, माउस का जो पहली बार प्रयोग किया गया था ये 1973 में जेरोक्स अल्ट्रा कंप्यूटर सिस्टम के साथ इसका प्रयोग किया गया था। यहाँ पर आपको मेन बात याद रखनी है कि कंप्यूटर में जो माउस का आविष्कार है वो किसके द्वारा? डगलस एंगलबर्ट द्वारा 1960 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित यानी इंस्टॉल किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान। कहाँ पर? कोलकाता में इसको पहली बार इंस्टॉल किया गया था। कब? 1955 में। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। एक बात और याद रखिएगा, ये जापान के बाहर एशिया में स्थापित पहला कंप्यूटर था। ठीक है, जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में इंस्टॉल किया गया था। अगला है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर प्रणाली पद्धति पर कार्य करता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ये उस समय का करंट है और ये आपका सही जवाब होगा प्रत्यूष। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 3G, 4G और 5G मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का अर्थ क्या है? तो जी का अर्थ है जनरेशन। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से
कौन सा कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ये एनालॉग कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। याद रखेंगे, यह प्रश्न कई आयोगों में पूछा गया, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 1943 में जे.डब्ल्यू. मॉचली और जे. प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी यांत्रिक हिस्से के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ENIAC। यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर जरा एक बात याद रखिएगा, यदि आपसे और क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पर ENIAC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें किसका संदर्भ है? जे.डब्ल्यू. मॉचली और जे. प्रेस्पर इकर्ट का। ये बात याद रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे कि 1943 में इस परियोजना के शुरू करने का अधिकार प्राप्त हुआ और प्रोजेक्ट PX के लिए अमेरिकी सेना ने अनुदान प्रदान किया था, जो 1946 में ये आविष्कार पूरा हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 1956 से 63 के बीच में। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फिर से रिकॉल कर लेना होगा कि जो पहली जनरेशन थी उसमें किसका प्रयोग होता था? तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा कि दुनिया का पहला और सबसे बड़ा कंप्यूटर का निर्माण ENIAC। और यहाँ पर दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता था? ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या प्रयोग होता था? ट्रांजिस्टर। यानी जिस दूसरी पीढ़ी के बारे में आप यहाँ पढ़ रहे हैं इसमें क्या प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का। यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि यहाँ एक बात और याद रखिएगा, इसका आविष्कार किसने किया था? H.W. ब्रेटन और जे. बर्डीन विलियम सॉल्की ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि ट्रांजिस्टर डिवाइस का इसमें प्रयोग किया गया। अगला है, किस वर्ष तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1965 से 1971 के बीच। और याद रखिएगा, इसमें किसका प्रयोग होता था? IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM यानी भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा पुणे में। यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? तो याद रखिएगा, इसके संबंध में एक इंटेल के संस्थापक गार्डन मूर है, उन्होंने ये बात कही थी कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण गति प्रत्येक 2 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। यानी ये किसका सिद्धांत हो गया? मूर का सिद्धांत। यानी गार्डन मूर द्वारा दिया गया, जो इंटेल के संस्थापक हैं, इसलिए इसको कहा गया मूर का नियम। यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है? इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर। यानी डिजिटल कंप्यूटर का आम प्रकार है, जिसका प्रयोग कहाँ होता है? बैंकिंग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19 देखिए, पूछ रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा परम। ठीक है, यानी कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, परम 8000 को भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर माना गया और यह 1991 में सीडेट द्वारा बनाया गया। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आदित्य जो है ये भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आउटपुट। यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। यानी कि क्या कर रहा है, अब इसको समझिए जरा। पूछ रहा है कि किस प्रकार का डिजिटल सिग्नल को डिवाइस ऐसा कौन है जो डिजिटल सिग्नल को ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम हो। यानी वो क्या करता है? आउटपुट देता है, ताकि उपयोगकर्ता यानी जो यूजर है उसके लिए कौन डिवाइस उपयोगी बनाता है। तो वो कौन होगा? आउटपुट। देखिए, स्टोरेज डिवाइस ये तो कंप्यूटर के अंदर स्टोर करेगा, यानी इससे डायरेक्ट यूजर को कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है। कीबोर्ड ये भी कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करा रहा है, इंटरनल है कीबोर्ड, यानी इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस ने आउटपुट डिवाइस से सीधे यूजर का रिलेशन होता है। ठीक है, इसलिए इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कुछ आउटपुट डिवाइस के नाम, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। अगला प्रश्न है, प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, फाइल। याद रखिएगा, जब आप कोई पेज प्रिंट करने के लिए देते हैं तो आप फाइल पे मेन्यू पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप प्रिंट पर सेलेक्ट करते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर पेज है जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट हो जाती है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा।
यहाँ पर जरा और चीज़ देख लीजिए, विकल्प में दिया है टूल्स मीनू, तो याद रखिएगा इस मीनू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जैसे टेबल टूल, पिक्चर टूल, ड्राइंग टूल, स्मार्ट आर्ट टूल, चार्ट टूल, हेडर फुटर टूल, ये सभी टूल कहाँ से मिलेंगे, टूल्स मेनू में, ठीक है। और यदि आपको कोई फाइल में परिवर्तन करना हो तो आप एडिट मेन्यू में जाएंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब ये जो परिधीय उपकरण की बात हो रही है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक्सटर्नल डिवाइस की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जरा, किस लिए कनेक्ट होते हैं, कार्य क्षमता को जोड़ने के लिए, यानी कि कार्य क्षमता यानी उसकी उसकी पावर को, उसको काम के करने को और इन्हेंस करने के लिए, उसकी कार्य क्षमता को और सुदृढ़ करने के लिए जो एक्सटर्नल डिवाइस जोड़े जाते हैं, उसके पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है, यानी परिधीय उपकरण नहीं है। तो देखिए, माउस आप अलग से ऐड करते हैं, स्कैनर भी, ठीक है, लेकिन आप मदरबोर्ड अलग से नहीं ऐड करते, यानी यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। मदरबोर्ड ऑलरेडी सीपीयू के अंदर, ठीक है, वो लगाया जा चुका है, यानी इसको बाद में एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है, यानी यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रोग्राम जो होता है ये निर्देशों का एक संग्रह होता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यानी जो कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं उनका एक कलेक्शन होता है प्रोग्राम, ठीक है, उन इंस्ट्रक्शनों के कलेक्शन से क्या बनता है, प्रोग्राम, और कई सारे प्रोग्रामों से मिलकर फिर सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप विकल्प बी देखिए, पूछ रहा है, कह रहा है कि निर्देश व्याख्या, सीपीयू व्याख्या नहीं करता, निर्देश लेता है, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करने के लिए भी भेजता है, या उसके प्रसंस्करण या संसाधन के लिए भी भेजता है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, ये आप सभी जानते भी होंगे। अगला है कि कौन केंद्रीय प्रसंस्करण क्रमण इकाई यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के तौर पर काम करता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी, यानी जो कैश मेमोरी होती है ये सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में एक बफर के तौर पर काम करता है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, इस बफर के होने के कारण, यानी कैश मेमोरी के होने के कारण क्या होता है, इसके कारण कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग गति होती है, यानी प्रोसेसिंग स्पीड होती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कौन एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में न ले ले। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बायोस, ठीक है, यानी जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं वैसे ही बायोस जो एक लघु प्रोग्राम है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है, और उसका फंक्शन तब तक होता है जब तक उस सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हैंडल में न ले ले, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, पहली बात की बायोस का फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, और इसका उपयोग क्या है कि बूटिंग प्रक्रिया के समय, यानी उसी को अब ये टेक्निकल भाषा में बूटिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि यानी जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहला काम बूटिंग का, यानी बूटिंग प्रक्रिया के समय हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, बायोस का, ठीक है, चेक करता है कि सारे हार्डवेयर प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, बायोस। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, तो एएलयू का पूर्ण नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है, ये अंकगणितीय और तार्किक गणना वाले संबंधित जो काम है वो एएलयू को दिए जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है। तो अभी हमने आपको उसके एक्सप्लेनेशन में बताया था किसके द्वारा होता है, बायोस के द्वारा होता है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में बता रहा है, अभी आपने पढ़ा कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने स्थायी रोम चिप यानी कि नॉन वोलाटाइल रोम चिप में रखा जाता है, ठीक है, और रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसको केवल रीड किया जा सकता है, इसमें जो एक बार लिख दिया गया है, ठीक है, और इसमें उपयोगकर्ता के तौर पर स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहा है कि मैंने जो अभी बताया था आपको कि जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है बायोस पासवर्ड और हार्डवेयर की जांच करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करता है, ठीक है, इस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है, ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम प्रभावित करती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा फर्मवेयर, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये जो फर्मवेयर होता है ये हार्डवेयर डिवाइस में स्थायी रूप से इंस्टॉल किया जाता है, और ये फर्मवेयर बैकग्राउंड जो होता है किया जाता है, ठीक है, और फर्मवेयर
बैकग्राउंड जो है ये हार्डवेयर को कंट्रोल करने, उसको संचालित करने, उसको मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। और ये प्रोग्रामों का क्या होता है, निर्देशों का एक सेट होता है, ठीक है, जो वीडियो कार्ड, बायोस, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव जैसे जो भी हार्ड ड्राइव डिवाइस है उसमें प्रयोग होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो बायोस की जो सर्वोत्तम परिभाषित किट होती है वो क्या होती है, फर्मवेयर, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एएलयू का फुल फॉर्म, तो अभी आपने पढ़ा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बायोस की भूमिका का वर्णन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर विकल्प बी देखिए, कह रहा है कि ये एक प्रोग्राम है जो रोम में निष्पादित होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में इसको देखा है, ठीक है, कि नॉन वोलाटाइल रोम चिप में ये रखा जाता है मदरबोर्ड पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सीपीयू का वह भाग जिसे सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का उपयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। देखिए कितना भारी भरकम शब्दों का प्रयोग, और पूछ क्या रहा है, कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर को निर्देश दिए गए हैं वो किस क्रम में जाएंगे, किसका काम किसको देना है, यानी एक तरीके से पूरी कंट्रोलिंग का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है, ठीक है। वही इसमें पूछ रहा है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि कौन एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, वर्ड लेंथ, ठीक है। क्या होगा, वर्ड लेंथ, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये जो वर्ड लेंथ है ये आंतरिक डेटाबेस रजिस्टर, एएलयू आदि की चौड़ाई पर निर्भर करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर संसाधक का मतलब होता है प्रोसेसर, ठीक है। इसीलिए एक प्रोसेसर एक बार में जितना बिट प्रोसेस कर सकता है ये इस बात पर निर्भर करता है, किस पर, वर्ड लेंथ पर। यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। याद रखिएगा, जब भी आप कभी कंप्यूटर पढ़ें तो यहाँ पर तो मान लीजिए कि हिंदी के प्रश्नों का संग्रह है, वहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न लिखे मिलेंगे। ज़्यादा ईजी अंडरस्टूड करना आपको इंग्लिश सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप हिंदी पढ़ लें, लेकिन कुछ शब्द बिना इंग्लिश देखे आपको क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जरा उसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, बहुत ईजी प्रश्न है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो भौतिक छवि रखता है, दस्तावेज रखता है, उसकी प्रतिलिपि रखता है। वो क्या होता है, स्कैनर। यानी जब आप कोई पेज रखते हैं तो स्कैनर का डिवाइस का काम क्या होता है, वो जो पेज आपने स्कैन करने के लिए दिया उसकी एक प्रतिलिपि बनाकर रख लेता है। उसी को कह रहा है कि उस डिजिटल छवि बनाने का काम। यानी यहाँ पर विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, स्कैनर। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अंडू फंक्शन के लिए कीबोर्ड में कौन सा शॉर्टकट होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल जेड। यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, अंडू फंक्शन के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। उसी प्रकार यदि पूछा जाए कि पेस्ट के लिए तो आप कंट्रोल वी करेंगे, अगर पूछा जाए कॉपी के लिए तो कंट्रोल सी करेंगे, अगर पूछा जाए कट के लिए तो कंट्रोल एक्स करेंगे, अगर अंडरलाइन करने के लिए पूछा जाए तो कंट्रोल यू करेंगे। इस प्रकार के कुछ शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी चाहिए। अगला है कि कंप्यूटर और टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की QWERTY शैली का आविष्कार किसने किया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स द्वारा। यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अब ये जो QWERT ये शैली या इस विधि का मतलब क्या है, जब आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो 3 रो होती हैं जिसमें ये अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं, उसमें जो पहला रहता है वो QWERT से शुरू होता है। इसीलिए इस विधि या इसका नाम क्या रख दिया गया, QWERTY शैली, ठीक है। और इसका आविष्कार किसने किया, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो QWERT शैली कीबोर्ड है ये वर्णों की व्यवस्था को 1868 में क्रिस्टोफर लैथम सोल्स द्वारा बनाया गया, और इसमें सामान्यतः 104 बटन होती हैं, ठीक है। और इसमें जो बटनों की व्यवस्था है वो टाइपराइटर की तरह होती है। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं वो 3 पंक्ति में होते हैं, और QWERT इसलिए कहा गया क्योंकि वो जो शुरुआत के जो बाईं ओर के जो 6 बटन होते हैं वो QWERTY होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। अब योग्यता परीक्षण किस डिवाइस, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो उसके लिए होता है। तो आपको याद होगा जब आप लोग OMR सीट जमा करते हैं तो उसको रीड किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर कैसा डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया है वो उसको क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा आपकी योग्यता का व्यापक परीक्षण इस डिवाइस द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा।
अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। यानी गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर का मतलब, प्रिंटर का मतलब क्या है? ऐसे प्रिंटर जो पेपर को बिना टच किए अपना प्रिंटिंग का काम करते हैं, ठीक है? उसको क्या कर रहा है कि गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतकों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं? यानी कि एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है? ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? तो आपका सही जवाब होगा डॉट मैट्रिक्स, यानी थर्मल, डेस्क जेट और लेजर, ये क्या है? सब गैर प्रभाव वाले प्रिंटर है। और पूछ रहा है कौन गैर प्रभाव नहीं है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल समझ गए होंगे इसको आप। अब यहाँ पर अगर आप इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसको मैं बता रहा था कि जो प्रभाव डालते हैं, उसका उदाहरण देखेंगे। जो किस पर प्रभाव डालते हैं? पेज पर, जैसे डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम, ये सभी क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण, ठीक है? अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेजे या प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? विकल्प बी सही हो जाएगा, फैक्स मशीन, ठीक है? यहाँ पर, और वो फैक्स मशीन किसका प्रयोग करती है? कंप्यूटर लाइन, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका प्रयोग व्यावसायिक तौर पर कब शुरू हुआ था? 1865 में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? यानी वो इनपुट डिवाइस नहीं, आउटपुट डिवाइस हो सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रिंटर, यानी विकल्प बी देखिए, प्रिंटर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं, आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस के बारे में आपको मालूम होगा, जो डेटा को स्वीकार करता है, लेता है, ठीक है? जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, टच पेन, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। यदि आउटपुट डिवाइस की बात की जाए तो प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो यानी वो आउटपुट, यानी यहाँ पर भी देखिए प्रिंटर, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कैसा माउस है? ये इनपुट है और इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है? इनपुट डिवाइस है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। अभी आपने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाई है कि ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस। और वहीं पर मॉनिटर, वीडियो, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला है स्पीकर, प्रिंटर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 26, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है? अगला देखिए, और एक सामान्य कीबोर्ड में 102 की होती है, ठीक है? और की जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अल्फा न्यूमेरिक, फंक्शनल की और स्पेशल की। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला मेमोरी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न शुरू हो गए हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेन मेमोरी का की विशेषता है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? और कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज होती है, बिल्कुल सही बात है। और बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता, यानी प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं, ये भी बात जान लीजिए। और एक बात याद रखिएगा, जब आप कंप्यूटर में कोई काम करते हैं, तो जब आप किसी भी प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, सपोज दैट, एक मैं छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ, सपोज दैट मान लीजिए आप कंप्यूटर पर कोई फिल्म देख रहे हैं, तो वो मूवी जो है, जो प्ले हो रही है, जो चल रही है, वो भाग उस समय कहाँ पर रन कर रहा है? इसी मुख्य मेन मेमोरी में, यानी इसी प्राइमरी मेमोरी में रन कर रहा है, जिसको आप रैम के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि रैम जितना साइज में अच्छा होगा, उतना अच्छे से स्पीड रहेगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो भी काम आपका रन कर रहा है वो किस में आएगा? मेन मेमोरी में, ठीक है? इसीलिए इसको कहा जा रहा है, देखिए बी ऑप्शन में, कि सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज होती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके तीनों सही है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों। जरा यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि जो मुख्य मेमोरी होती है, ये केवल वही डेटा और निर्देश लेती है जिस पर कंप्यूटर वर्तमान समय में काम कर रहा है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब अगर लाइट कट गई, ठीक है, तो इसमें जो भी डेटा है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है? इसमें जो भी डेटा है वो क्या हो जाएगा? अपने आप समाप्त हो जाएगा। और ये आमतौर पर सेमीकंडक्टर की बनी होती है, ये भी बात याद रखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ विशेषता जो सेमीकंडक्टर, अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली। आमतौर पर ये वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? यही कहने का मतलब है कि अगर बिजली चली गई तो डेटा समाप्त हो जाएगा। ये कंप्यूटर कार्यशील मेमोरी है, सही है। सेकेंडरी मेमोरी तेज, और ये बिना कंप्यूटर के नहीं चल सकती है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि SSD, इसका अर्थ क्या है? SSD का अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर SSD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है? यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब जरा इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। ये जो सॉलिड स्टेट स्टोरेज होता है, ठीक है,
जो ड्राइव होता है या स्टोरेज डिवाइस होती है, ये डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है, ठीक है। और ये आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर कार्य करता है। इतनी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे सॉलिड स्टेट डिवाइस या सॉलिड स्टेट डिस्क के बारे में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा 15 GB, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर आपको सीधा दिख रहा है क्या है, रैम। रैम जो है ये ब्लॉक डिवाइस नहीं, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सभी क्या है, ब्लॉक डिवाइस है। और रैम क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। और रैम को इसी कारण शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इसमें डेटा लाइट कटने के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और अगला देखिए, और एक बात याद रखिएगा कि हार्ड डिस्क या जो हार्ड ड्राइव होती है कंप्यूटर के लिए चुंबकीय भंडारण का माध्यम है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसको काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए गए डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो आपको सीधा सीधा आंकड़ा लग गया रैम का, लेकिन रैम तो सभी है। यहाँ पर एस रैम आपका आंसर होगा, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये क्या होती है, ये जो डी रैम होता है इसकी तुलना में तेज होती है और अधिक विश्वसनीय होती है, ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात लिखा है कि रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार का जो परास होता है वो आमतौर पर क्या होता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा 4 GB से 16 GB के बीच, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आलिया के पास 2600 MB डेटा है और दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त तौर पर कितने भंडारण क्षमता वाली USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा 10 GB, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। आपको पता है कि 1 GB बराबर 1024 MB होता है, ठीक है। तो अगला चलिए, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति यानी मेमोरी मुख्य तौर पर अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। तो अभी आपने पढ़ा था कि जो प्राथमिक मेमोरी होती है ज्यादातर अर्धचालक डिवाइस, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा द्वितीयक स्मृति यानी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी जो होगा ये अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 1 मेगाबाइट बराबर कितने बराबर होता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा 1024 किलोबाइट के, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो एक बाइट होती है वो एक 8 बिट के बराबर होता है और 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर और 1 टेराबाइट कितने के बराबर होती है 1024 गीगाबाइट के बराबर, ठीक है। ये याद रखेंगे, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, तो आपका सही जवाब क्या होगा 1024, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि 1 गीगाबाइट बराबर कितने मेगाबाइट, तो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था, यहाँ पर मैंने बताया भी था कि 1024, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो आपका सही जवाब होगा डी 1024। पूछ रहा है अगला कि एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा बाइट, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप केबी को देखें तो 1 केबी बराबर क्या होता है 1024 बाइट से, यानी स्टोरेज क्षमता बाइट से, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। और अगर सबसे छोटी इकाई देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या होती है बिट जो होती है स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर बाइट का बात करें तो ये स्टोरेज क्षमता मापने के लिए बाइट से प्रारंभ होता है, ठीक है। अगला देखिए, इसीलिए यहाँ पर विकल्प क्या होगा ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा विकल्प बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम जो है ये क्या है प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये याद रखिएगा कि यदि आप स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे तो जो प्राइमरी यानी मेन मेमोरी होती है ये 3 भाग में दिखाया जा रहा है। एक होता है स्थायी यानी नॉन वोलाटाइल, और एक होता है कैश, एक होता है अस्थायी यानी वोलाटाइल, यानी जिसमें रैम आ जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो प्राथमिक मेमोरी में ही पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये आती है। और अगर हम बात करें द्वितीयक यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की, जिसमें हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD रोम, CDR यानी CD रीड राइट, फ्लॉपी डिस्क, DVD, ठीक है, और पेन ड्राइव, ये क्या है सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है।
अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी मेमोरी यानी अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्यों अस्थायी तौर पर कहा जा रहा है? क्योंकि लाइट कटने पे यहाँ का डेटा अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है, यानी यहाँ पर डेटा परमानेंट स्टोरेज नहीं है, यानी इसको अस्थायी मेमोरी के तौर पर जाना जाता है। विकल्प ए सही है। अभी हम लोगों ने इसकी विस्तार में चर्चा भी की थी। अगला है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कैश डेटा। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इस विकल्प में आप देखेंगे, अभी आपने सीरीज देखा है, किलोबाइट, फिर उसके बाद मेगाबाइट, फिर जीबी, टेराबाइट इसमें सबसे बड़ी है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ देखिए दिया है बाइट, फिर उसके बाद गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है? ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है इन विकल्प में परमानेंट मेमोरी क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रोम। अभी आपने पढ़ा है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये कैसी मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी है। वहीं अगर रैम की बात करें तो ये क्या है? नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, यानी अस्थिर है, यानी लाइट चलने पे कट जाएगी। और अगर सीडी रोम की बात करें तो ये क्या है? सीडी रोम अभी आपने पढ़ा है कि सीडी रोम कैसा डिवाइस होती है? तो सीडी रोम जो होती है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। ठीक है, और सीपीयू तो कोई मेमोरी होती नहीं। यहाँ आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? ठीक है, देखिए दो बात होती है, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। यानी ऐसी चीज जिसको आप छू कर महसूस कर सकते हो वो सब हार्डवेयर है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी, यानी सीडी रोम जो होती है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है? एक डेटा संग्रह का होता है जो एक गोल आकार में एक डिस्क होता है, उसको सीडी रोम कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी का मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में। ठीक है, यानी कि जो बाइनरी संख्या है वो क्या है? द्विआधारी संख्या है। ठीक है, यानी किस द्विआधारी का मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम क्या दर्शाया जाता है? तो अभी आपने पढ़ा है ऑप्टिकल डिस्क, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, अभी हमने बताया ये प्लास्टिक का बना एक गोल डिस्क होता है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय लेती है? तो आपका सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी के बारे में अभी आपने पढ़ा भी था, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ एक बात याद रखिए, देखिए यहाँ पर कुछ चार्ट बना है, जो सबसे धीमा या प्रति यूनिट सस्ता है उससे सबसे तेज और प्रति यूनिट महंगे की तरफ चल रहे हैं। सबसे नीचे कौन है? मैग्नेटिक टेप, उसके बाद हार्ड डिस्क, उसके बाद फ्लैश यानी यूएसबी मेमोरी, रैम, फिर कैश मेमोरी, उसके बाद रजिस्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अभी आपको बताया गया था कि कैश मेमोरी क्या करता है? एक्सेस टाइम को और क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, इसका एक्सेस टाइम, ताकि प्रोग्राम तेजी से रन हो सके। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है, कि यानी कि प्रोसेसर जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है तो वर्चुअल मेमोरी जनरेट कर देता है। ठीक है, और ये किस पर निर्भर करता है? यानी कि डिस्क के आकार पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अभी मैंने आपको जो फिल्म का एक उदाहरण देके बताया था उससे आप यहाँ पे सीधे को रिलेट कर सकते हैं। अगला है, जैसे मान लीजिए कि आपकी सपोज दैट रैम है आपका 2 GB का और मूवी आपकी 3 GB की, तो वहाँ पे अगला देखिए, पूछ रहा है कि बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाला विशिष्ट प्रतीकों की संख्या है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2। अभी आपने आपको बताया 0 और 1 के फॉर्मेट में, और इसका आधार बेस क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हाँ, ये देखिए जरा कैलकुलेशन से संबंधित है, आगे आएगा, यहाँ से स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? देखिए बाइनरी संख्या का मतलब क्या हो गया? 0 और 1 के फॉर्मेट में। तुरंत आप इसमें देखिए केवल 0 और 1 के फॉर्मेट कौन है? विकल्प सी, तो आप तुरंत विकल्प सी को सही कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 1111010 होगा? ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है, यहाँ पर यह समझ लीजिए कि इसको आप अगर चेंज करेंगे तो ये ऑप्टिकल नंबर में क्या आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब इसको जरा समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कॉपी पेन अपने पास रख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो पॉज करके कॉपी पेन अपने साथ रख लीजिए। इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, ये काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ जो आप दाहिने साइड में यानी राइट हैंड साइड में जो 0 देख रहे हैं, यहाँ से आप शुरू करिए। ठीक है, आप ले चलिए, जो 0 है उसके नीचे आप लिखिए 1, फिर अगले 1 के पास क्या लिखेंगे? 2, उसके नीचे, फिर अगले 0 के नीचे आप क्या लिखेंगे? 4, फिर अगले 1 के पास क्या लिखेंगे? 8, फिर अगले 1 के पास क्या लिखेंगे? 16, अगले 1 के पास क्या लिखेंगे? 32,
मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो संख्या लिखी है इसमें राइट हैंड साइड से 0 से स्टार्ट है, 0 के नीचे आप 1 से शुरू करेंगे और उसको आप डबल करते हुए चलेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपने 0 के नीचे लिखा 1, फिर 1 का डबल क्या होगा 2, फिर 1 के नीचे आपने 2 लिख लिया, फिर 2 का डबल क्या होगा 4, फिर आपने 0 के नीचे 4 लिख लिया, 4 का डबल क्या होगा 8, फिर आपने 1 के नीचे 8 लिख लिया, फिर 8 का डबल क्या होगा 16, फिर 1 के आपने नीचे 16 लिख लिया, और फिर 16 का डबल क्या होगा 32, फिर 1 के नीचे आपने 32 लिख लिया। जहाँ जहाँ 1 लिखा है केवल उन संख्याओं को ऐड कर लीजिए। यानी यहाँ पर आपने क्या लिया 32, फिर उसके बाद आपने लिया 16, फिर आपने लिया 8, फिर आपने लिया 2, ठीक। बाकी 4 और 1 आप नहीं लेंगे क्योंकि उनके ऊपर आप 0 लिखा देख रहे हैं, ठीक है। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो 8 2 10, 6 16, 16 और 2 18, 8 1 हासिल, 3 1 4 1 5, यानी उनको रिजल्ट क्या चाहिए 58, यानी 58 चाहिए। अब आइए जरा कैलकुलेशन को देखते हैं, अब आइए कैलकुलेशन को देखते हैं। ये आपका ऑप्शन दिया है, ये कह रहा है कि इन 4 विकल्पों में कुछ ऐसा कैलकुलेशन करिए कि आपका रिजल्ट कितना आ जाए 58 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखिए जरा, आप यहाँ पर विकल्प देखिए बी, ठीक है। मैं विकल्प बी से यहाँ पर मैं बिल्कुल स्पष्ट समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला क्या है 1 राइट हैंड साइड से, फिर क्या है 0, फिर है 1, फिर डबल 0, फिर है 1, ठीक है। जो पहला पार्ट है बी का, तो आपने क्या लिखा 1 के नीचे 1, फिर 0 के नीचे 2, अब दुगना करते चलिए, फिर 1 के नीचे 4, 0 के नीचे 8, फिर 0 के नीचे 16 और फिर 1 के नीचे 32, यानी आपने लिखा 1 2 4 8 16 और 32। इसमें से आप निकाल लीजिए कि किसके ऊपर 1 है, तो आपने निकाला क्या 32, 4 और 1, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 37। अब जरा दूसरे साइड वाला देख लीजिए जो लिखा है 1 0 1 0 1, फिर राइट हैंड से चलिए यानी दाहिने हाथ की तरफ से 1 के नीचे 1 लिखा आपने, 0 के नीचे 2, 1 के नीचे 4, 0 के नीचे 8, फिर 1 के नीचे 16, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ से जिसके ऊपर 1 है वही लेंगे, तो 16 4 और 1, तो आपका क्या आ गया रिजल्ट 21। जब आप 21 और 37 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 1 8 3 2 5, रिजल्ट क्या आ गया 58, और वहाँ आपने उसको निकाला तो कितना आया था 58, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐड किया 37 और ये ऐड किया 21। अब ये कैसे ऐड किया था ये नहीं दिया यहाँ, ये मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। 1 से स्टार्ट करेंगे और डबल करते हुए चलेंगे, जिस संख्या के ऊपर 1 होगा केवल उनको लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 1 0 1 0 1 1 देगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखिए, सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या दिया है 1 0 1 0 1 1। अब आप दाहिने तरफ से यानी राइट हैंड साइड से जो 1 है उसके नीचे आप 1 लिख लेंगे, फिर अगले 1 के नीचे 2 लिखेंगे, फिर अगले 0 के नीचे 4, फिर अगले 1 के नीचे 8, फिर अगले 0 के नीचे 16 और फिर अगले 1 के नीचे 32 यानी 32, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हमने आपसे कहा कि जिस संख्या 1 है जहाँ पर उसके नीचे वाली संख्या को ले लीजिए। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने 1 ले लिया, फिर आपने 2 ले लिया, फिर आपने 8 ले लिया और फिर आपने 32 ले लिया। इनको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ रहा है 43 आ रहा है। अब हमको ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसके कैलकुलेशन में हमको 43 चाहिए, ठीक। अब जरा इसमें मैं डायरेक्ट आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर विकल्प बी देखिए। विकल्प बी में आपको क्या लिखा है, पहला जो पार्ट है 1 1 0 1 0 1, ठीक। अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड से चलिए, 1 के नीचे 1, 0 के नीचे 2, फिर 1 के नीचे 4, फिर 0 के नीचे 8, फिर 1 के नीचे 16 यानी 16, फिर 1 के नीचे 32 यानी 32, ठीक है। इसको आपने लिख लिया। अब जिस संख्या के ऊपर 1 है उन वैल्यू को ले लीजिए, यानी आपने ले लिया 32, 16, 4 और 1, तो आपको मिल गया टोटल क्या हो जाएगा 53, यानी टोटल वैल्यू क्या आ गई 53 यानी 53 आ गई। अब यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह यानी घटेगा। अगली वैल्यू क्या लिखी है 1 0 1 0, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। आपने पहले 0 के नीचे 1 लिखा, फिर अगले 1 के नीचे 2 लिखा, फिर आपने 0 के नीचे 4 लिखा, फिर आपने 1 के नीचे 8 लिखा, ठीक है। अब आपने इसको जो 1 है उसके नीचे की वैल्यू ले लीजिए, यानी यहाँ पर 8 और 2 10, ठीक है। अब इन 10 को तो आपने 53 यानी 53 में से जब आप 10 को घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आ गया 43 आ गया। यही 43 प्रश्न में पूछा गया, यानी आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन दिया ये गलत है, मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको बी कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा विकल्प ए, ठीक है, ASCII, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, इसका कई बार फुल फॉर्म पूछता है, तो आपका सही ये फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रखिएगा।
ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बाइनरी नंबर दिया गया है और पूछ रहा है कि इसका दशमलव तुल्य मान क्या होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या दी गई है। अब देखिए वैल्यू बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो जो अब मैं पुट करा दे रहा हूँ, आप उसको ऐड कर लीजिएगा। जैसे देखिए वैल्यू क्या दी गई है, हम राइट हैंड साइड से चल रहे हैं, 1 1 1 1, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 1 1, ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो आप राइट हैंड साइड यानी दाहिनी तरफ से चलेंगे, पहले 1 के नीचे लिखेंगे 1, अगले 1 के नीचे 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ठीक, फिर 64, फिर 128, फिर क्या लिखेंगे 256, फिर क्या लिखेंगे 512, फिर 1024। ठीक है, यही हो गया डबल। अब यहाँ पर जिसके ऊपर 1 है वहाँ से वैल्यू आप क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। ठीक है, और पुट करेंगे तो कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू ले लेंगे, 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 256 आ जाएगा, 512 आ जाएगा और 1024। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1807। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है, यही मैंने यहाँ पर स्क्वायर ये जो 1 × 2 की पावर 0 ये नहीं, यहाँ मैंने सीधे बता दिया कि 1 2 4 8, फिर यहाँ पर इन्होंने वैल्यू नहीं ली है लेकिन आप इसको ले लीजिएगा। बस वहाँ जोड़ते समय जब आप अंत में जोड़ने जाएंगे तो 0 के नीचे वाली वैल्यू को पुट लेना नहीं है और बाकी वैल्यू को जोड़ देंगे तो आपका नीचे रिजल्ट क्या आ जाएगा 1807। अब निश्चित तौर पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बाइनरी को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, दशमलव तुल्य संख्या में। अगला प्रश्न देख रहे हैं, इसको एक दो बार और अभ्यास करेंगे आपको निश्चित तौर पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर पूछा, देखिए यहाँ पर छोटी संख्या है, अब यहाँ पर आप एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर वैल्यू दी है 1011। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड यानी दाहिने साइड से चलिए, पहले 1 के नीचे आप क्या लिखेंगे 1, फिर अगले 1 के नीचे क्या लिखेंगे 2, फिर 0 के नीचे 4, फिर अगले 1 के नीचे 8। अब जिसके ऊपर 1 है वही वैल्यू लेंगे। कौन कौन सा ले लिया आपने, 1 ले लिया, 2 ले लिया और 8 ले लिया, तो आपने इसको जोड़ा क्या आया 8 2 10 11, यानी आपका रिजल्ट क्या आ गया सी, यानी विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा 11। बिल्कुल सही। अगला देखिए, पूछ रहा है कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विकल्प डी लोटस कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, जबकि कोबोल, पास्कल और फॉर्ट्रॉन ये क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी यहाँ पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, जिसे मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा क्लॉक स्पीड। ठीक है, इसका प्रयोग होता है क्लॉक स्पीड, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ एक बात याद रखिएगा कि इसका प्रयोग क्या होता है, जो प्रोसेसर की गति है उसके संकेतक के तौर पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला कथन देखिए, यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी निष्पादित यानी यूटिलिटीज़ का समन्वय करता है, ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी कंप्यूटर प्रचालनों को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो सभी प्रणाली प्रक्रियाओं को निर्धारित और व्यवस्थित करता है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच अंतराफलक उपलब्ध कराता है, ये गलत है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन यानी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं। ठीक है, तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा विकल्प डी, यानी ये देखिए ये जो कह रहा है ना कि प्रयोजन उन्मुख, तो प्रयोजन उन्मुख का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसमें कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ये जो सी है ये क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रतिक्रिया टाइप की प्रतिक्रियात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कौन सी। ठीक है, और वहीं अगर आप बात करेंगे पर्ल, रूबी या पाइथन की, ये सब क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं, तो यहाँ पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। सी, सी प्लस प्लस, सी हैश, ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन A@ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। उदाहरण कौन कौन से हैं, जावा, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस, सी, सी हैश, ये क्या है सभी प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये याद रखेंगे आप, यहाँ से प्रश्न आता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? तो आपका सही जवाब होगा एडा, यानी ADA, यानी यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये पास्कल से प्राप्त सिस्टम यानी उसका एनहेंस वर्जन, और ये रक्षा एप्लीकेशन के लिए आवश्यक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोबोल का उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए, ठीक है। यानी कोबोल का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये इसका उपयोग क्या है? व्यावसायिक यानी फाइनेंस काम के लिए कोबोल लैंग्वेज का प्रयोग होता है। यहाँ पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। कोबोल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? तो आपका यहाँ पर देखिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सही है, ये सॉफ्टवेयर का भाग है, ये हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो कंप्यूटर में कंपाइलर होता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित कर देता है, ठीक है। और अगर प्रोग्राम की जो गलतियां हैं, वो सभी गलतियां उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित कर देता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला देखिए, और जो प्रत्येक भाषा के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग होता है? तो आपका सही जवाब होगा फोर्ट्रॉन, यानी यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया, तो 1950 में जॉन बैकस ने फोर्ट्रॉन का विकास किया, यानी फार्मूला ट्रांसलेशन, और ये वैज्ञानिक और अंकगणितीय गणनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगला प्रश्न सीधे पूछ लिया कि कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? फोर्ट्रॉन, यानी फार्मूला ट्रांसलेशन। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, सॉफ्टवेयर से संबंधित है। पूछ रहा है कि MS वर्ड किसका उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ MS वर्ड किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए डेवलप किए जाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी जो सिस्टम को रन कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यानी यहाँ पर MS वर्ड क्या है? MS वर्ड में आप कुछ मैटर टाइप कर सकते हैं, कोई लेटर बना सकते हैं, तो ये सारे काम MS वर्ड में, यानी किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए स्पेसिफिक यूजर के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया, तो ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अब जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अब आप देखिए, जैसे MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस पूरा, पावर पॉइंट हो गया, पावर पॉइंट में आप पूरा प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पेंट में आप पेंटिंग का काम करते हैं, तो ये क्या है? यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ स्पेशल एप्लीकेशन बनाए गए सॉफ्टवेयर, उसी को क्या कहा गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है, इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो याद रखिएगा, डिस्क वायरस जो है ये वायरस नहीं है, यहाँ पर विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। और बाकी जो है ये वायरस के प्रकार है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो ये कंप्यूटर वायरस जो होता है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की कई सारी प्रतिलिपियां बना देता है और बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी अप्रूवल के किसी दूसरे कंप्यूटर में क्या कर देता है? प्रवेश कर देता है और अपनी कई सारी रिफ्लेक्टिका यानी कि प्रतिलिपियां बना देता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें डेटाबेस यानी डेटा स्टोरेज की सुविधा मिली। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा ओरेकल RDBMS, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, ठीक है। यानी कि रिलेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देखिए, मल्टीटास्किंग, मल्टी का मतलब कई और टास्किंग का मतलब काम, यानी कुछ ऐसा सिस्टम हो जिसमें एक साथ, ठीक है, एक से अधिक प्रोग्राम का संचालन कर सकें, तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। यानी आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बहुत से प्रोग्राम एक साथ संचालन किया जा सकता है, सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा में क्या बदलना है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूचना, यानी डेटा को सूचना में बदलना, ये सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या कर रहा है? ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो जानबूझकर सिस्टम में कोड के रूप में डाला जाता है और ये मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल आर्ट के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? तो किसके पास है? एडोब इंक के पास, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये जो कंपनी फोटोशॉप की, ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसका स्थापना कब हुआ था? 1982 में, ठीक है, याद रखिएगा ये। अगला देखिए,
पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स और लाइनेक्स ये किसके उदाहरण हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए उसको क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी सिस्टम को रन कराने के लिए, सिस्टम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर क्या विकल्प हो गया? विकल्प आपका बी सही हो गया। ठीक है, अगला देखिए। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन में देखिए मदरबोर्ड के प्रकार है, तो यहाँ पर याद रखिएगा मदरबोर्ड के प्रकार में एटी फैमिली मदरबोर्ड, एटीएक्स मदरबोर्ड, फ्लैक्स मदरबोर्ड, ये सब काफ़ी डिटेल की हैं, ये आपके में नहीं आना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? अभी हमने आपको बताया कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसमें कुछ डेटाबेस स्टोरेज करने की व्यवस्था हो। तो यहाँ पर देखिए एमएस एक्सेस, ठीक है, फॉक्स प्रो में भी है, ओरेकल में भी। यहाँ पर एमएस वर्ड में डेटाबेस स्टोरेज की नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एमएस वर्ड है इसमें क्या होता है? एमएस वर्ड के अंदर क्या होता है? इसमें आप कोई मैटर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए लाइनेक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, और एंड्रॉयड, ये सब क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये उठती है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसमें सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो। ठीक है, तो उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है। यहाँ आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? ठीक है, तो आपका यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? विजुअल बेसिक। ठीक है, विजुअल बेसिक या सी प्लस प्लस टर्बो, ये इसका प्रयोग आप क्या करते हैं? इसका प्रयोग आप प्रोग्रामिंग को बनाने में, आप प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के तौर पर इनका प्रयोग करते हैं। यानी आपका विकल्प क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है, ये वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, क्रोम कहता तो वेब ब्राउजर हो जाता। फायर मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेट एस्केप नेविगेटर, ये सब क्या है? ये सभी वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है इसके अलावा कुछ अन्य वेब ब्राउजर का नाम भी दिया है, उसको भी आप देख लेंगे, यूसी ब्राउजर। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब में अधिक उपयोग किए जाने वाली, जैसे फॉन्ट और फॉन्ट की विशेषता को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूल करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने में उपकरण की विशेषता है। देखिए कितना इसको घुमा दिया, जबकि इसमें कुछ नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा? होम। ठीक है, यानी होम में क्या होता है? होम टैब में जब आप जाते हैं तो उसमें फॉन्ट और फॉन्ट की विशेषता और ये सब बदलने के लिए रहता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये पूछ रहा है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर अधिक जानकारी का अनुरोध करता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट एक प्रोग्राम कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर उससे जानकारी प्राप्त करना है, उसको कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो होता है ये 3 भागों में विभाजित होता है। एक होता है थिन क्लाइंट, एक होता है थिन क्लाइंट, एक होता है हाइब्रिड क्लाइंट। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि पेशेवर जियो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्फा जियो। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो अभी आपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को समझा है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा जवाब हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस। ये क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब वहाँ पर आपने कौन कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखा था? लाइनेक्स, मोजिला, फायरफॉक्स। ठीक है, ये सब क्या था? आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। उसी में आपका एक ऐड हो जाएगा लिब्रे ऑफिस, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, देखिए यहाँ पर उदाहरण में दिया भी है, अपाचे भी जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इनको आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हमने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के लिए काम करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये होते हैं जो यूजर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, यानी एमएस ऑफिस, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? एमएस वर्ड। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि कंप्यूटर की भाषा में बग क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार इसको लोग वायरस टिक कर देते हैं। ये कंप्यूटर की त्रुटि है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ये एरर है। ठीक है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? संकेत छीड़न जो होता है ये वायरलेस संचार में गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, और शेष जो दिए गए हैं ये वायरलेस संचार में गुणवत्ता को प्रभावित कर देते हैं, लेकिन संकेत छीड़न जो है वायरलेस में व्यवस्था में संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है।
अगला देखिए, पूछ रहा है कि स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें होता है हब नोड। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ये जो हब नोड होता है, ये यहीं से कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर इसमें अटैच होते हैं वो सब इसी से अटैच होते हैं। यानी ये आप कह सकते हैं कि ये पूरे नेटवर्क का एक केंद्रीय नोड है। ठीक है, अगर ये डैमेज हो गया तो पूरा सिस्टम यानी पूरा नेटवर्किंग ध्वस्त हो जाएगी। यानी यहाँ पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ADSL डेटाबेस दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्य स्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्य स्थल से अंतिम उपयोक्ता यानी तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उच्चतर। यानी अब पहली बात ये समझ लीजिए कि ये ADSL क्या है। ADSL का मतलब होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, यानी जो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है, ये क्या करता है? ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक है जो कि पारंपरिक जो वॉइस मॉडेम की तुलना में जो कॉपर टेलीफोन का जो लाइन है उस पर तेजी से डेटा का ट्रांसफर करता है। ठीक है, यही इसका मेन काम है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये तेजी से प्रोवाइड करता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा पर निर्भर होता है जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधा प्रदान करती है जो उच्च ब्रॉडविड्थ संभालने में सक्षम हो। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रकाश। यानी जो लाइट, यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जो लाइट पर आधारित होते हैं, यानी कि जो विद्युत पर नहीं, वो प्रकाश पर आधारित संचार होता है, उसी की ये बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पहला दूरसंचार उपकरण है, तो पहला दूरसंचार उपकरण कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? टेलीग्राफ। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ये जो टेलीग्राफ है, ये भारत में डाक और दूरसंचार के क्षेत्र में एक धीमी और असहज शुरुआत हुई और 1850 में पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच में शुरू की गई थी और 1851 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने के लिए खोला गया था। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, ये जो डाक और टेलीग्राफ विभाग है उस समय लोक निर्माण विभाग का हिस्सा था। बाद में 1881 में देश में पहली बार टेलीफोन सेवा की स्थापना की गई। तो ये बातें याद रखेंगे आप। अगला है कि IP कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली टर्म है जिसका पूर्ण फॉर्म यानी IP को पूछ रहा है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ और टर्म्स यूज हैं, जैसे NIC का मतलब क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसी प्रकार ISDN को इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क और URL को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। ठीक है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हम लोगों ने लाइट वहाँ पर पढ़ा था एक एग्जाम्पल में, विकल्प क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित की जाने वाली डेटा की मात्रा का माप किस पे होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बैंडविड्थ। ठीक है, यानी बैंडविड्थ क्या करता है? किसी दिए गए समय में नेटवर्क पर प्रेषित किए गए डेटा की माप करता है। यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, बैंडविड्थ को बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण यानी डेटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसको बैंडविड्थ कहते हैं। अभी आपने जो पिछले प्रश्न में पढ़ा था, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कंप्यूटर में पिन कमांड का उपयोग क्या होता है? तो याद रखिएगा, पिन कमांड का उपयोग क्या होता है? प्रश्न संख्या 113 का विकल्प बी देखिए, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत यानी कि जो सोर्स कंप्यूटर है उसकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, यानी DSL। ठीक है, ये क्या करता है? ये टेलीफोन नेटवर्क तारों से डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? तो ये देखिए, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, वर्क ग्रुप का नाम जो है ये अद्वितीय नहीं होता, जबकि IP एड्रेस क्या होता है? ये अद्वितीय होता है। ठीक है, ये 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसी बहुकार्यन तंत्र में रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि CPU किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रचलन कर सके। ठीक है, तो ये क्या है? सीधे सीधे
बफर की बात की जा रही है, ठीक है, बफर मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी बफर में क्या होता है, जो मल्टीटास्किंग सिस्टम में रैम में एक निश्चित मात्रा है और ये अस्थायी क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है, कौन, बफर, ताकि जो सीपीयू है वो किसी भी विशेष उपकरण में डेटा के स्थानांतरण करने से पहले, ठीक है, क्या कर सके, मैनिपुलेशन का काम कर सके, ठीक है। मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ पर प्रकलन शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आज हम लोगों ने कंप्यूटर के पहले पार्ट को देख लिया, कल दूसरा पार्ट है और वो अंतिम होगा। इसमें कंप्यूटर के वो सभी प्रश्न सम्मिलित कर लिए जाएंगे जो अब तक पूछे गए या उसमें क्या पूछे जाने की संभावना है। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखिए, जो भी प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए या संभावित हैं उन सभी प्रश्नों को आपको करा दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट में। बस आप अपनी सतत तैयारी को जारी रखें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।